हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है बैलेंस शीट का, इससे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो बैलेंस शीट है एज ए 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2015 एंड 2016 का इंफॉर्मेशन गिवन है बैलेंस शीट का। इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड है, जिसमें शेयर कैपिटल है 2016 में 1 लाख एंड 15 में 80,000। फिर है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस 2016 में 6,400 एंड 2015 में 6,000। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 14,000 एंड 12,000। फिर हमारा करेंट लायबिलिटीज़ में है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 13,600 एंड 25,000 है 2015 में। फिर है ट्रेड पेबल्स 2016 में 31,600 एंड 2015 में 34,000। फिर है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में प्रोविज़न फॉर टैक्स है 8,400 2016 में एंड 2015 में है 6,000। फिर है हमारा अदर करेंट लायबिलिटीज़ में है बस 2016 में है 2,000 और 2015 में कुछ नहीं है हमारा अदर करेंट लायबिलिटीज़ में। टोटल है हमारा 2016 का लायबिलिटी साइड 1,76,000 एंड 2015 में हम 1,63,000। अब हम असेट साइड आ जाते हैं। इसमें नॉन करेंट असेट में फिक्स असेट है 50,000 की 2016 में एंड 2015 में है 60,000 की फिक्स असेट। फिर है करेंट असेट इन्वेंट्रीज है 70,000 2016 में एंड 15 में है 60,000। फिर है ट्रेड रिसीवेबल्स 2016 में है 48,000 एंड 15 में है 40,000। फिर है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें 7,000 एंड 2,400। फिर है प्रीपेड एक्सपेंस में 1,000 एंड 600। टोटल है असेट साइड का 2016 में 1,76,000 एंड 15 में 163,000। इसमें नोट्स और एडजस्टमेंट भी गिवन है। नोट्स में है रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है 2016 में 4,000 एंड 15 में भी 4,000। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 2,400 एंड 15 में 2,000। तो टोटल है 6,400 एंड 6,000 रिजर्व एंड सरप्लस। फिर है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 15% डिवेंचर 2016 में 14,000 एंड 15 में 12,000। फिर है हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कैश क्रेडिट 13,600 एंड 25,000। फिर है अदर करेंट लायबिलिटीज़ में डिविडेंड पेबल 2,000 एंड 2015 में कुछ नहीं है। एंड फिक्स असेट में है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिक्स असेट में है 80,000 का है 2016 में एंड 2015 में है 82,000 और इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है 30,000 और इसमें से 22,000। तो 2016 में जो है वो है 50,000 अमाउंट एंड 2015 में है 60,000। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है इसका 2 जगह इफेक्ट होता है। इसमें सबसे पहले कंटिजेंट लायबिलिटी 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2015। तो इसमें है प्रोपोज डिविडेंड 16 में है 11,600 एंड 2015 में 10,000। तो हम करेंट ईयर का है ना, इसका कुछ नहीं करते, बस प्रीवियस ईयर का प्रोपोज डिविडेंड लेते हैं। ये जो करेंट ईयर का है फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर हो जाएगा, तब हम इसको लेंगे, लेकिन करेंट ईयर का हम अभी कुछ नहीं करते। फिर है प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड 9,400 है। फिर है फिक्स असेट सोल्ड फॉर 10,000 देयर कॉस्ट 20,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल इज 6,000। इसमें जो असेट है उसकी 20,000 वैल्यू है। फिक्स असेट की जो वैल्यू कॉस्ट है वो है 20,000 और इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 6,000। तो 20,000 माइनस 6,000 14,000 का हमारा फिक्स असेट था और हम इसको सेल कर दिए 10,000 में, तो ऐसे में हमारा 4,000 का लॉस हो गया है। फिर है हमारा एन इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 9,000। इंटरिम डिविडेंड हम पे कर रहे हैं 9,000, इसका भी इफेक्ट 2 जगह होता है। जो हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसका 2 जगह इफेक्ट होता है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे।
इसके लिए सबसे पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। तो हम इसका फॉर्मेट सबसे पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, बना लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले सबसे ऊपर में लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। और यहाँ पे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। ये सब लिखना ही पड़ता है, फिर तो पता चलता है कब का बना रहे हैं 2016। और इस ऐसे में एट्रैक्टिव भी होता है हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। फिर यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिखते हैं और यहाँ पे अमाउंट शो करते हैं जो भी हो। तो इसमें जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसमें 3 एक्टिविटी होते हैं। एक तो होते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें हम सबसे पहले कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, दिखाते शो करते हैं। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको हम अंडरलाइन करेंगे तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हमारा फॉर्मेट लगेगा। और इसमें सबसे पहले जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, इसमें सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाते हैं कि टैक्स देने से पहले हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था। अगर क्वेश्चन में गिवन रहे तो डायरेक्ट हम दिखा देते हैं, और नहीं गिवन रहे तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का करते हैं एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का, नॉन ऑपरेटिंग आइटम का यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो जितना एडजस्टमेंट होगा हम यहाँ पे शो करेंगे। जो भी एडजस्टमेंट हो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। ऐड करना हो तो ऐड करेंगे, लेस करना हो तो लेस करेंगे। फिर हम इसमें जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उसमें हम एडजस्टमेंट को ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो बैलेंस आता है उसको हम लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एडजस्टमेंट को, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। इसके बाद हम देखते हैं करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज़ का इनफ्लो आउटफ्लो। अगर करेंट एसेट डिक्रीज एंड करेंट लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो हमारा इनफ्लो होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर इनफ्लो होता है तो हम ऐड करते हैं, तो ऐड का साइन दे देंगे। करेंट एसेट डिक्रीज एंड करेंट लायबिलिटीज इंक्रीज, ये हमारा इनफ्लो हो जाएगा। तो इनफ्लो को हम हमेशा ऐड करते हैं, इसको अंडरलाइन करके, और जितना हमारे पास करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी होगा उसको हम ऐड लेस करते जाएंगे, ऐड करेंगे, इनफ्लो में ऐड करते हैं। और अगर करेंट एसेट इंक्रीज एंड करेंट लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो हमारा ये आउटफ्लो हो जाता है। तो आउटफ्लो को हम हमेशा माइनस करते हैं। तो इस यहाँ पे जितना आउटफ्लो हमारा होगा हम इसको माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन देखोगे पता चल जाएगा कितना हमारा करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी है। तो इसमें इसके हिसाब से आप यहाँ पे स्पेस छोड़ सकते हो। फिर इसमें अब हम सभी को यहाँ पे जो बैलेंस आएगा ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो बैलेंस आएगा उसमें इन दोनों को ऐड लेस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बैलेंस आएगा उसको हम लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमारा
हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश जनरेट हुआ है इतना। फिर यहाँ पे जो बैलेंस आएगा, यहाँ इसमें से हम इनकम टैक्स को पे करेंगे, तो इसलिए इनकम टैक्स को माइनस करेंगे। इनकम टैक्स पेड, अगर इनकम टैक्स नहीं गिवन रहे तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो, अगर गिवन रहे तो माइनस करके फिर आ जाएगा यहाँ पे हमारा बैलेंस नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस प्रकार ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मूला यहाँ तक बन जाएगा, फॉर्मेट बन जाएगा यहाँ तक। तो ऑपरेटिंग का फॉर्मेट बनने के बाद हम इसमें इन्वेस्टिंग का बनाते हैं। तो अब हमारा आ जाएगा बी पॉइंट में कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमारा कितना इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, ये सब इसमें हम शो करते हैं। इसमें ज़्यादा फिक्स असेट वगैरह होती है, वो सब हम इसमें शो करते हैं, कितना हमने फिक्स असेट परचेज की, कितना सेल की। अगर सेल करते हैं तो हमारा इनफ्लो होता है कैश का, तो ऐड करते हैं, इनफ्लो हमेशा ऐड होता है, और परचेज करते हैं तो आउटफ्लो होता है हमेशा। तो इसमें जो बैलेंस आएगा आप उसे, अगर इसमें ज़्यादातर नेगेटिव बैलेंस ही आता है, अगर नेगेटिव बैलेंस आया तो इसमें नेट कैश यूज्ड लिखते, यूज्ड का उपयोग करते हैं। वैसे तो मतलब लिखते थे, अगर पॉजिटिव आता है तो कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे लिख सकते थे। अगर नेगेटिव बैलेंस आए तो लिख सकते हैं नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब क्वेश्चन करो, यहाँ पे आप स्पेस छोड़ सकते हो यहाँ इस लाइन के जगह पे। तो यहाँ पे आ जाएगा इन्वेस्टिंग का बैलेंस। इसके बाद इन्वेस्टिंग होने के बाद हम फाइनेंसिंग का करेंगे। कैश फॉलोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हमारा कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, इसमें यही शो करते हैं। तो हमारा जो शेयर डिवेंचर वगैरह होती है इसमें वही सब आती है। अगर यहाँ पे कम स्पेस रहे तो हम दूसरे पेज ले सकते हैं, तो आप दूसरे पेज में बना लेना अगर उसमें कम स्पेस हो तो। यहाँ पे अमाउंट का बना लेंगे। यहाँ पे भी अगर नेगेटिव बैलेंस आए तो यूज, यहाँ पे भी अगर नेगेटिव आएगा तो यूज का उपयोग करते हैं, अगर पॉजिटिव आएगा तो फ्रॉम। तो यहाँ पे नेट कैश, अगर नेगेटिव है तो यूज्ड, अगर पॉजिटिव है तो फ्रॉम। और इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा फाइनेंसिंग का। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इन तीनों जो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग तीनों का जो टोटल रहेगा उसको यहाँ पे हम ऐड करके शो करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे ऐड होता है, जो बिगिनिंग का जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं स्टार्टिंग के बिगिनिंग के, तो उसको हम ऐड कर देंगे ना, तो क्लोजिंग का खुद पे खुद निकल जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे जब हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग, जब बिगिनिंग का यहाँ पे शो करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा, यहाँ पे बिगिनिंग का, फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्लोजिंग का। यहाँ पे क्लोजिंग को हम लिख सकते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो यहाँ पे हमारा
बन जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप आपको फॉर्मेट समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एडजस्टमेंट का काम करते हैं, और जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं गिवन था, ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं और एडजस्टमेंट का काम पहले करते हैं तो उसे भी कर लेते हैं। लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है 2016 और 15 का वो लेते हैं। इसमें जो 2016 है हमारा करेंट ईयर है और 2015 प्रीवियस ईयर है, तो हम करेंट ईयर के बैलेंस से प्रीवियस ईयर के बैलेंस को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑन 31 मार्च 2016। तो हमारा जो 2016 का है ये है 2400, तो यहाँ पे हम शो कर देंगे 2400। ठीक है, इसमें से जो हमारा प्रीवियस ईयर का है इसको हम माइनस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑन 31 मार्च 2015। जो 2015 का है इसको हम माइनस कर देंगे जो कि 2000 है। तो ये माइनस करेंगे 2400 में से 2000 को, तो ये हमारा आ जाएगा 400। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस लेने के बाद हम एडजस्टमेंट से अमाउंट लेते हैं, एडजस्टमेंट का काम करते हैं। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है इसका इफेक्ट 2 जगह पड़ता है। जैसे इसमें है कंटीजेंट लायबिलिटी में हमारा प्रोपोज डिविडेंड 2016 का एंड 2015 का। तो जो 2016 का है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको कुछ नहीं करना है। और जो 2015 का है 10,000, इसको तो एक तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, जो हम इस जो निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकालेंगे इसमें हम इसको प्रोपोज डिविडेंड को यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोपोज्ड डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर। हम हमेशा प्रीवियस ईयर का ही लेते हैं। जो करेंट ईयर का है वो अगले साल फिर वो प्रीवियस ईयर हो जाएगा जब अगला साल का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे नेक्स्ट ईयर में जब। और एक तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है प्रोपोज डिविडेंड का, और एक जगह और इसका इफेक्ट पड़ता है। एक हम इसे जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है इसमें माइनस करते हैं, क्योंकि प्रोपोज डिविडेंड तो हम पे करते हैं ना। जब हम शेयर इशू किए होंगे तो हमारा कैश इनफ्लो हुआ होगा और शेयर पर तो हमने डिविडेंड दिया होगा, तो डिविडेंड को हम हमेशा माइनस करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं पेमेंट ऑफ प्रोपोज डिविडेंड। अगर इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन हो ना तो उसको इसमें से हम माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे जो नोट्स है उसमें गिवन है डिविडेंड पेबल अदर करेंट लायबिलिटीज में डिविडेंड पेबल 2000। तो जो हमारा प्रोपोज डिविडेंड है ना, तो डिविडेंड और डिविडेंड, तो डिविडेंड पेबल को हम उसमें से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोपोज डिविडेंड था वो था 10,000, तो 10,000 में से हम 2000 जो डिविडेंड पेबल है उसको माइनस कर देंगे। तो जो हमारा एक्चुअल में प्रोपोज डिविडेंड है वो हो जाएगा 8,000। इसको जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है इसमें हमारा आउटफ्लो ये होता है, तो आउटफ्लो का हमेशा माइनस करते हैं। तो ब्रैकेट का मतलब माइनस का साइन माइनस। इसके बाद है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 9400। तो इसको एक तो हम इसको यहाँ पे जब ये जो कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स को।
करेंट ईयर में हम कर रहे हैं पे, तो इसको 9400 को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हमारा जो, क्योंकि पे करने के बाद का प्रॉफिट गिवन था हमारे पास ये जो है, तो हमको बिफोर टैक्स चाहिए नेट प्रॉफिट, कि हम टैक्स जो पे किए उससे पहले हमारा कितना प्रॉफिट था। इसलिए हम यहाँ पे इसको अपोजिट करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं माइनस वाले आइटम को, क्योंकि हमको पहले का जो फिगर है वो चाहिए होता है। तो 9400 यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और इसका इफेक्ट एक जगह और पड़ेगा 9400 का। तो इसको 9400 डालने से पहले हमको पहले देख लेना चाहिए इसका कोई ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस है कि नहीं। अगर इसका ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस हुआ तो हम जो है इसका पहले अकाउंट बना लेंगे, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बना लेंगे। तो इसका गिवन है यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में प्रोविज़न फॉर टैक्स 2016 में 8400 एंड 15 में है 6000। तो जो 2015 है वो हमारा ओपनिंग है, तो ये ओपनिंग में आ जाएगा 6000 एंड क्लोजिंग में आ जाएगा 8400। तो इसके लिए हम प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाना तो आप लोगों को आता ही होगा। और जो प्रोविज़न फॉर टैक्स होता है वो लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। तो लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए जो इसका ओपनिंग बैलेंस है इसको बाई बैलेंस BD लिखते हैं हम। तो इस एक क्रेडिट साइड में शो करेंगे जो कि 6000 गिवन था। देखो यहाँ पे 6000 ओपनिंग गिवन है 2015 में एंड क्लोजिंग में है 8400। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू बैलेंस CD 8400। और जो हमने टैक्स जो प्रोविज़न फॉर टैक्स पे किए थे करेंट ईयर का वो था 9400। तो यहाँ पे ऐसे शो कर सकते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L कैलकुलेट करते वक्त, इसलिए इसे शो कर सकते हैं 9400। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इसमें से 8400 को माइनस करेंगे तो हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम शो करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। फिर इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 15400, इसमें से 8400 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7000। तो ये जो हमारा 7000 आएगा, तो इस 7000 को जो हम वहाँ पे जब बनाए थे ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो फॉर्मेट बनाए थे, तो यहाँ पे इनकम टैक्स पेड लिखे थे, तो जो हमारा 7000 आया है इसको हम यहाँ पे शो करेंगे 7000, इसको हम पे कर देंगे, माइनस करेंगे यहाँ से जो हमारा बैलेंस आएगा इसमें से यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। अब है हमारा फिक्स असेट सोल्ड फॉर 10,000 देयर कॉस्ट 20,000 एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल इज 6,000। 20,000 का कॉस्ट का हमारे पास फिक्स एसेट थी और उस पर 6,000 डिप्रिसिएशन लगा था और सेल कर दिया हमने 10,000 में ही, तो इसमें हमारा 4,000 का लॉस हो गया। इसका हम बाद में पहले करेंगे, पहले हम इसका देख लेते हैं। एक है डी में एन इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 9,000। तो जो एडजस्टमेंट होता है हमेशा दो जगह इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो इंटरिम डिविडेंड है, एक तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ऐड कर देंगे इंटरिम डिविडेंड को जो कि है 9,000 और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। तो ये हमारा जो टोटल आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा। टोटल जब हम आप इसको 410,000 प्लस 9,400 प्लस 9,000 करोगे तो आ जाएगा आपका 28,800 ये आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे जो सबसे स्टार्टिंग में जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखते हैं
तो यहाँ पे शो कर सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो हमारा आया है 28,800, तो यहाँ पे शो कर देंगे। तो ये जो इंटीम डिविडेंड है इसका दो जगह इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे तो हम इसको ऐड कर देंगे और जो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है उसमें इसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीम डिविडेंड 9,000, इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो हमारा 4 एडजस्टमेंट हो गई, इसका भी हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स का भी हो गया, इंटीम डिविडेंड का हो गया। अब हमारा रह रहा है फिक्स असेट, इसका भी हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसके लिए ना हम एक फिक्स असेट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम बना लेते हैं, तो हम फिक्स असेट्स अकाउंट बना लेते हैं। ये हमारा डेबिट साइड होता है इधर, और इधर क्रेडिट साइड। तो जो फिक्स असेट अकाउंट होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है, असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। फिक्स असेट अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे बनाएंगे, जो ओरिजिनल कॉस्ट होगा उसी के बेसिस पे बनाएंगे। तो जो हमारा फिक्स असेट है वो है 2016 में है तो 80,000 और 15 में है 82,000। तो ओपनिंग जो है 2015 है तो 82,000 जो है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 82,000 जो है। तो यहाँ पे फिक्स असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए इसको हम डेबिट साइड में शो करते हैं। टू बैलेंस BD 82,000, और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको क्रेडिट साइड में शो करते हैं। टू बैलेंस CD लास्ट में, हमेशा जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको लास्ट में ही शो करते हैं, ये बात। तो यहाँ पे बोल रहा है फिक्स असेट सोल्ड किया है, सेल किया है 10,000 में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 22 बैंक सेल किए हैं 10,000 में, तो यहाँ पे 10,000 शो कर देंगे। इसके बाद बोल रहा है और वो था कितने का 20,000 कॉस्ट था उसका, और डिप्रिसिएशन लगा था 6,000। तो बाई एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिखा देंगे। डिप्रिसिएशन था 6,000 का, और इसमें जो लॉस हुआ है हमारा था 20,000 का, और डिप्रिसिएशन लगा है 6,000। तो माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन, तो ये था 14,000 का हमारा था फिक्स असेट, और सेल कर दिए हैं 10,000 में ही। तो 14 का हम 10,000 में सेल करेंगे तो हमारा 4,000 का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस है, लॉस 4,000, ठीक है। इतना हो गया सारा हमारा। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा 1 लाख, और बैलेंस BD था हमारा 82,000 का। तो बैलेंसिंग इस साइड कम है तो इस साइड बैलेंसिंग फिगर आएगी, और डेबिट साइड आने का मतलब कि हम परचेज कर रहे हैं, फिक्स एसेट, इसका मतलब हो जाएगा। तो 18,000 यहाँ पे शो कर देंगे। तो टोटल यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख। तो जो हमारा फिक्स असेट होती है उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शो करते हैं। तो इसका परचेज हम कर रहे हैं 18,000 का, तो परचेज करेंगे तो हमारा आउटफ्लो होगा, और सेल किए थे हमने 10,000 का, और सेल किए हैं तो हमारा इनफ्लो होगा। तो हम इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखा सकते हैं। सेल ऑफ फिक्स असेट्स 10,000 का हमने सेल किया, और परचेज किए थे 18,000। परचेज ऑफ फिक्स असेट ये हो जाएगा 18,000। परचेज करेंगे तो हमारा आउटफ्लो होगा, मतलब कैश हमारा जाएगा तो आउटफ्लो होगा, और आउटफ्लो होगा तो हम माइनस करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन है। तो 18,000 माइनस 10,000 ये हमारा 8,000 आ जाएगा।
यहाँ पे हम इसको शो कर सकते हैं 8000, इसलिए माइनस में अगर फिगर आती है तो हम यूज्ड वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो इसलिए हम एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक तरह से लायबिलिटी होता है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे जो है बैलेंस BD, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है एक्यूमुलेटेड का। तो हमारा था ये 22,000, तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं 22,000, और बैलेंस CD जो है कैरी डाउन वो है हमारा 30,000 है, तो यहाँ पे 30,000 शो करेंगे। और जो फिक्स एसेट को सेल किए थे तो लॉस हुआ था, तो यहाँ पे तो हम इसको क्रेडिट साइड में शो करते थे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब बनाएंगे तो इसको हम डेबिट साइड में शो करेंगे। तो टू फिक्स एसेट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो टू फिक्स एसेट अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो लॉस हुआ है 6,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 6,000, तो ये 30,000 प्लस 6,000 36,000 आ जाएगा टोटल। 36,000 में से हम 22,000 को माइनस करेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14,000, टोटल 36,000। तो ये जो हमारा डेप्रिसिएशन आया है इसको हम ऑपरेटिंग का जो एडजस्टमेंट है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम इसमें शो करेंगे। इसको ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन 14,000 यहाँ पे इसको शो करेंगे। सारा एडजस्टमेंट तो हम कर लिए। अब जो हमारा नोट्स है इसमें जो जनरल रिजर्व है इसका तो हम कुछ नहीं करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है तो इसका हमने यूज कर लिया। फिर है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 15% डिवेंचर है, तो 2015 में है 12,000 एंड 16 में है 14,000। इसका मतलब कि हमने और डिवेंचर इशू कर दिया, तो इशू करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, कैश का इनफ्लो होगा, तो इनफ्लो को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 15% फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लिखेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है डिवेंचर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होता है, इसमें इशू करते हैं, कैश रेज करते हैं। तो 2,000 का डिफरेंस ये इनफ्लो हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 2,000 यहाँ पे। फिर हमारा कैश क्रेडिट ये है 2016 में 13,600 एंड 15 में 25,000, तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसको भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शो करेंगे। 11,400 से डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं, तो हम नेक्स्ट पेज में यहाँ पे शो कर सकते हैं डिक्रीज इन कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट डिक्रीज हो रहा है तो मतलब कम हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो आउटफ्लो को हम माइनस करते हैं 11,400। इसके बाद है हमारा डिविडेंड पेबल, तो इसको हम माइनस कर चुके हैं, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। फिक्स एसेट का भी कर चुके हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कर चुके हैं, तो इस सब का हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं हमारा कौन कौन सा आइटम रह गया है। तो इसमें हमारा शेयर कैपिटल जो है ये 1 लाख है, और 15 में 80,000 ही था, मतलब कि ये इंक्रीज हो रहा है करेंट ईयर में। तो इंक्रीज हो रहा है मतलब और फंड हम और शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं, और इक्विटी शेयर तो इशू करेंगे तो इनफ्लो होगा, तो इनफ्लो को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं, तो 20,000 ये हमारा ऐड हो जाएगा।
फिर है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 14,000 12,000। तो ये जो हमारा डिवेंचर था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में था, तो नोट्स में भी गिवन था, तो उसका भी हम कर चुके हैं। ये जो डिफरेंस है 14,000 12,000 2,000 का डिफरेंस है, तो इसको हम कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए 15% डिवेंचर 2,000 ये कर लिए। फिर आ जाता है हमारा करेंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तो ये नोट्स थर्ड में था, तो इसका भी हम कर लिए हैं। फिर है ट्रेड पेबल, ये है 31,600 करेंट ईयर में एंड प्रीवियस ईयर में है 34,000। मतलब जो ट्रेड पेबल्स है वो डिक्रीज हो रहा है करेंट ईयर में। तो जब डिक्रीज होता है ट्रेड पेबल्स, मतलब करेंट लाइबिलिटी जब डिक्रीज होता है तो आउटफ्लो होता है, मतलब कि हम उसको करेंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, उसको वापस कर रहे हैं, तो हमारे पास से कैश जा रहा है, तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो हम इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा करेंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, तो ये है करेंट लाइबिलिटी डिक्रीज का साइन। ट्रेड पेबल्स 2400 का है, यहाँ पे हम 2400 शो कर देंगे। इसके बाद है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स, तो इसका तो हम अकाउंट बना लिए थे, इसका काम हो चुका है। फिर अदर करेंट लाइबिलिटी 2000, तो इसको भी हम माइनस करे थे वहाँ पे, इसका भी काम हो चुका है। फिक्स एसेट का भी कर लिए हैं। फिर है हमारा करेंट एसेट में इन्वेंट्री जो है 2016, मतलब करेंट ईयर में 70,000 और प्रीवियस ईयर में था 60,000, तो मतलब इंक्रीज हो रहा है ये करेंट ईयर में 2016 में इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होने का मतलब है कि हमारा आउटफ्लो हो रहा है। जब हम परचेज करेंगे इन्वेंट्री तो हमारा कैश जाएगा तो आउटफ्लो होगा, और आउटफ्लो होगा तो हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम इन्वेंट्री को माइनस करेंगे 10,000 से हो रहा है इंक्रीज। फिर है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ये भी एसेट होती है करेंट एसेट, ये भी इंक्रीज हो रहा है। करेंट एसेट जब इंक्रीज होती है तो आउटफ्लो होती है, तो ये 8,000 से इंक्रीज हो रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स, तो 8,000 यहाँ पे शो करेंगे। फिर है हमारा कैश इक्विवेलेंट, इसका लास्ट में करेंगे। फिर है प्रीपेड एक्सपेंस में है करेंट ईयर में है 1,000 और प्रीवियस ईयर में है 600, ये मतलब कि 400 से इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी इंक्रीज हो रहा है तो आउटफ्लो होगा, तो प्रीपेड एक्सपेंस आउटफ्लो 400। फिर हम इन चारों का ऐड करके यहाँ पे शो करेंगे 10,000 प्लस 8,000 18,000 18 to 20,000 20,000 और 400 और 400 800 20,800 ही हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको शो कर सकते हैं 20,800, तो आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस का साइन हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा फिक्स एसेट में एक लॉस हुआ था 4,000 का, तो ये हमारा एक एडजस्टमेंट में भी जाता है, दो जगह इम्पैक्ट होता है ना एडजस्टमेंट का, तो ये हमारा रह गया था, तो इसको हम 4,000 एडजस्टमेंट में शो करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को सेल करने में हमारा लॉस हो गया था, तो इसको 4,000 यहाँ पे भी एक शो करेंगे। एक है हमारा 15% का डिवेंचर, मतलब ये जो इंटरेस्ट है डिवेंचर पे वो 15% है, तो ये भी हमारा एडजस्टमेंट में शो करते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर है उस पर कैलकुलेट करते हैं, तो 12,000 का 15% कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पे शो करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। यहाँ पे 15,000 का 12% कैलकुलेट कर लेते हैं, 12,000 का 15% कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारा 1,800। जब हम इन तीनों को जो एडजस्टमेंट है हमारा 3, इसको ऐड कर लेते हैं 14,000 प्लस 4,000 प्लस 1,800, तो ये हमारा आ जाएगा 19,800। इसमें हम जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसको ऐड कर लेंगे, तो हमारा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेट हो जाएगा। ये कितना 28,800, ये हमारा आ जाएगा 48,600। और जो हमारा
आउटफ्लो हुआ है, इसमें कोई इनफ्लो तो हुआ नहीं करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी का, तो इसमें तो कुछ नहीं आएगा। और आउटफ्लो हमारा इतना सारा 20,800 का हुआ है, तो आउटफ्लो को हम माइनस करते हैं तो 48,600 में से 20,800 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 27,800। तो इसको यहाँ पे शो कर देंगे। और फिर इसमें से जो हमारा टैक्स पे किए हैं, इनकम टैक्स पे 7,000, तो इसको माइनस कर देंगे 7,000, तो ये हमारा आ जाएगा 20,800। यहाँ पे लिख सकते हैं 20,800, ये हमारा आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर इन्वेस्टिंग का तो हमने कर लिए थे, बस सेल किए थे फिक्स एंड परचेज किए तो माइनस कर दिए थे, तो 8,000 हमारा नेगेटिव बैलेंस आया था, तो इसलिए हम नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ यूज करते हैं। अब हम फाइनेंसिंग का भी देख लेते हैं। इसमें तो है, एक है शेयर कैपिटल से हमारा 20,000 इनफ्लो हुआ है और एक 15% डिवेंचर से 2,000 हुआ है, तो 20 + 2,000 22,000 हो जाएगा, 22,000। और इसमें से माइनस हुआ है पेमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड 8,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14,000। इसमें से फिर है इंटरिम डिविडेंड 9,000, तो इसको भी माइनस कर देंगे -9,000, तो ये आ जाएगा 5,000। फिर है हमारा इंटरेस्ट, जो कैश क्रेडिट था वो डिक्रीज हो गया था 11,400 से, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे 11,400, तो ये आ जाएगा 6,400। और एक और है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, एक तो हम उसका एडजस्टमेंट में करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के, और एक यहाँ पे करते हैं 1,800, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे 1,800, तो ये आ जाएगा 9,600। कैलकुलेशन मिस्टेक थी, पहले हम इसको अच्छे से ऐड कर लेते हैं। 20,000 प्लस है हमारा 2,000, यहाँ पे 2,000 है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ गया 22,000। फिर इसमें से हम 8,000 जो प्रोपोज डिविडेंड दिए है उसको माइनस करेंगे 8,000, तो ये हमारा आ गया 14,000। फिर इसमें से 9,000 माइनस करेंगे तो आ गया 5,000। फिर 5,000 में से 1,800 हमने इंटरेस्ट दिया है, इसको भी माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,200। और फिर डिक्रीज इन कैश क्रेडिट है 11,400, इसको भी माइनस कर देंगे तो हमारा 8,200 नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। तो नेगेटिव बैलेंस आएगा तो यहाँ पे हम यूज्ड वर्ड यूज करेंगे और 8,200 है माइनस में शो करेंगे। तीनों एक्टिविटी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग कैलकुलेट हो जाने के बाद हम यहाँ पे लास्ट में नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम तीनों का बैलेंस देखते हैं। तो ऑपरेटिंग का जो हमारा बैलेंस है 20,800 है, तो लिखेंगे 20,800। फिर है जो इन्वेस्टिंग का है वो 8,000 माइनस में, तो इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। अगर प्लस में आता है तो हम इसको ऐड करते हैं, तो माइनस में तो इसको हम माइनस करेंगे। तो ये हमारा अब तक आया 12,800। फिर हमारा फाइनेंसिंग का जो है वो है 8,200, तो ये भी माइनस में है, तो इसको भी हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 8,200 करेंगे तो हमारा 4,600 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 4,600 शो कर सकते हैं। 4,600 हमारा आ गया, जो है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ओपनिंग का है 2,400, तो हम ओपनिंग का जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगनिंग यहाँ पे लिखेंगे 2,400, तो क्लोजिंग का खुद पे खुद कैलकुलेट हो जाएगा। 6 और 4 10 और 4 6 7,000 ये कैलकुलेट हो जाएगा। ऐड करने के बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड आ जाएगा 7,000। तो ये आ गया 7,000। क्वेश्चन में इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है इसमें क्वेश्चन में ही आंसर होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो होता है हम देखेंगे क्लोजिंग कितना है 7,000। अगर हमारा लास्ट में 7,000 आ गया तो इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन सही है, हमने जो सॉल्व किए हैं वो सही है। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया था।
इसमें जो प्रॉफिट का बैलेंस था ओपनिंग क्लोजिंग का गिवन था, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस किया था। फिर जो हमारा एडजस्टमेंट का जो था प्रोपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटीम डिविडेंड, इस सब को हमने ऐड कर दिया था। तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो गया था 28,800। तो इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स शो करते हैं, तो वहाँ पे शो कर दिए थे। इसके बाद हमने प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाए थे, जिसमें कि इसका जो बैलेंस बीडी होता है उसका क्रेडिट साइड में बैलेंस होता है, क्योंकि ये लायबिलिटी होता है तो इसलिए क्रेडिट साइड में हम बैलेंस बीडी लिखते हैं 6,000, और क्लोजिंग था 8,400, और जो स्टेटमेंट ऑफ P&L था 9,400 था, तो हमारा ये 7,000 आया था। तो इसी 7,000 को हमने पे किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जब टैक्स पे किए थे। इसके बाद हमने फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाए थे, इसमें डेबिट बैलेंस होता है सेट की 82,000 डेबिट साइड में और 80,000 क्रेडिट साइड में दिखाए थे, और सेल किए थे हमने 10,000 में, और हमारा उस पर डिप्रिसिएशन था ठीक 6,000, और P&L में जो हमारा जो लॉस हुआ था सेल करने पे 4,000 हुआ था। तो इन सभी को ऐड करने के बाद हमारा जो बैलेंस आया इधर आया परचेज साइड में 18,000 हमने परचेज कर लिया था फिक्स एसेट। अगर क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस आता तो इसका मतलब हम सेल किए थे, और डेबिट साइड में आया तो इसका मतलब परचेज किए थे। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, एक तरह से लायबिलिटी होता है, तो बैलेंस BD 22,000 एंड जो कैरी डाउन है वो 30,000 है। और जो लॉस हुआ है इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे तो हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में यहाँ पे डेबिट साइड में शो करेंगे 6,000, और जो बैलेंसिंग आएगा इधर 14,000 आ जाएगा। तो इसको हम जब एडजस्टमेंट में शो करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के। फिर हमने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए थे उसमें हम सारा शो कर दिए थे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आया था कैलकुलेट होके 28,800। इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट था हमारा डिप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो इन तीनों को ऐड करने के बाद 19,800 आया था। तो ये हमारा निकल गया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज 48,600। और फिर हमारा जो करेंट एसेट डिक्रीज एंड करेंट लायबिलिटी इंक्रीज इनफ्लो, इसमें तो कोई था ही नहीं इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ भी डेटा। तो फिर था करेंट एसेट इंक्रीज, करेंट लायबिलिटी डिक्रीज, ये आउटफ्लो होता है। तो आउटफ्लो को हम माइनस करते हैं, तो ट्रेड पेबल्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, इन सभी को हमने ऐड किया था। तो आउटफ्लो माइनस होता है, तो इसलिए हमने इसको 20,800 को माइनस के फॉर्म में दिखाया। फिर हमारा ये आ गया है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 27,800। इसमें से हमने इनकम टैक्स पे किया था 7,000, जो कि हमने कैलकुलेट किया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो इसको माइनस करने के बाद हमारा आया था 20,800। फिर हमारा कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी था, इसमें हमने सेल किया था 10,000 का और परचेज किया था, जो अकाउंट बनाए थे उससे हमारा परचेज निकला था 18,000। तो 18,000 माइनस 10,000 किया था तो माइनस में आया था 8,000। फिर हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में पेमेंट ऑफ प्रोपोज डिविडेंड था हमारा 10,000, इसमें से 2,000 था कैश क्रेडिट, इसको माइनस करने के बाद हमारा 8,000 आया था। फिर था इंटीम डिविडेंड 9,000, इसको भी माइनस कर दिए थे। फिर था 15% डिवेंचर 2,000 का। फिर डिक्रीज इन कैश क्रेडिट यहाँ पे भी शो किए थे 11,400। फिर एक शेयर कैपिटल 20,000 और रेज कर लिए थे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट दिए थे 1,800, तो ये आया था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में 8,200 नेगेटिव बैलेंस। फिर इन सभी को एडलेस करके ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का तो हमारा आया था 4,600। इसमें जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है उसको जो ओपनिंग था उसको ऐड कर दिए, तो क्लोजिंग आ गया था हमारा 7,000, 4,600 था, और इसमें ओपनिंग का ऐड कर दिए तो हमारा क्लोजिंग आ गया था 7,000। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।